Everyone, welcome back to new class. Our today's topic is electronic configuration of elements. It is our last topic of chapter 2. ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हम रूल्स पढ़ेंगे। अगर हम बात करें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, जैसे हाइड्रोजन हो गया जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो उनके लिए जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है। जैसे जिनका क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर 2 वालों की सेम होगी, फिर 3 वालों की सेम होगी। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने पर एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक शेल में जो अलग अलग ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट एनर्जी लेवल्स या डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। कहीं पे भी डीजनरेट वर्ड आए तो इसका मतलब समझ लेना कि उनकी सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। फिर हम बात करें 2s और 2p की, तो 2s और 2p जो होते हैं, जैसे उनकी एनर्जी तो क्या होती है, सेम होती है, लेकिन उनका साइज़ और शेप क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हमें पता है s स्फेरिकल होता है और p डम्बल शेप होता है। फिर हम बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी जो है वो आप क्या देख रहे हो, कॉन्टीन्यूसली बढ़ती जा रही है। अलग अलग ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो अलग अलग है, और इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करते हैं तो उनका ऑर्डर भी यही होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कोई सिंगल एटम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन जिस शेल में प्रेजेंट होता है वो उसका क्या होगा, लास्ट शेल होगा। फर्स्ट भी वही है, लास्ट भी वही है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन एक शेल में प्रेजेंट है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिस शेल के अंदर, वो उसके लिए स्टेबल होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है। जैसे मैं बोलूँ 1s फिर 2s फिर 2p, इस तरीके से। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के लिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है। और इसके आगे वाली सारी स्टेट क्या हो जाएगी, इसके लिए एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा फील करेगा इनके कंपैरिजन में, इसलिए ये वाली स्टेट क्या होती है, ज़्यादा स्टेट। तो ये 1s जो है, जैसे हाइड्रोजन के लिए क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट हो गई, और ये स्टेबल स्टेट होगी क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पे ज़्यादा लगेगा 2s और 2p के कंपैरिजन में। ये इसकी क्या हो गई, एक्साइटेड स्टेट हो गई। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट को छोड़कर बाकी आगे वाली जितनी भी स्टेट है वो सारी की सारी क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है। जैसे हाइड्रोजन के लिए दे रखा है 1s क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट, आगे वाली क्या हो गई, एक्साइटेड स्टेट। सिंगल इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम होता है उसकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल के साथ साथ एज्यूमेटल क्वांटम नंबर पे। ये आपने श्रोडिंगर इक्वेशन में भी पढ़ा था। फिर हम बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 2 या 2 से ग्रेटर होंगे, तो वहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, और भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी होगा। तो अब स्टेबिलिटी कैसे आएगी, स्टेबिलिटी कब आएगी, जब रिपल्शन फोर्स जो है उससे ज़्यादा कौन हो, अट्रैक्शन फोर्स हो। तो अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन से ज़्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी आएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होता जाता है, हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस का चार्ज भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेते हैं, बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर लेते हैं, ढक लेते हैं। तो जो न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हुआ है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर, और इसे हमने क्या बोला था, शील्डिंग इफेक्ट बोला था। ध्यान हो तो कि ये न्यूक्लियस है, ये अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को कवर कर लेते हैं, तो न्यूक्लियस का चार्ज जो है उतना नहीं लग पाता जितना लगना चाहिए था। ठीक है, यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर लिया। या ये बोल सकते हो कि
अंदर वाले इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, तो ये आउटर शेल कहाँ चला जाता है, दूर चला जाता है। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स आउटर शेल के ऊपर उतना नहीं लग पाता, जिसे हमने क्या बोला था, शील्डिंग इफेक्ट बोला था। और जो बचा हुआ अट्रैक्शन फोर्स जो आउटर शेल के ऊपर लग रहा है, उसे हमने क्या बोला था, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। फिर ये क्या बोलता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, तो जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में, उनकी एनर्जी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। और ये फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑर्बिटल की शेप के ऊपर और ऑर्बिट की साइज़ के ऊपर। और इसीलिए जो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है, एस पे, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पास में है, फिर पी पे, फिर डी पे और फिर एफ पे। तो शील्डिंग इफेक्ट का ये ऑर्डर है, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट एस पी डी एफ, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एफ की ज़्यादा होगी, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम यहाँ पे है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एस जो है वो कैसी शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। तो स्फेरिकल शेप का होने की वजह से वो कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के क्लोज में रहता है, और न्यूक्लियस के क्लोज में रहता है तो ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, तो अट्रैक्शन की वजह से इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक ही शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग एनर्जी जो है उसको फील करते हैं, अलग अलग शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। कि ये क्या बोल रहा है कि व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेल फील्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ शील्डिंग, देन देज एनर्जी लेवल्स स्प्लिट एंड हैव डिफरेंट एनर्जी। यही बोला मैंने अभी कि एक ही शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शील्डिंग का अमाउंट जो होता है वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। मतलब उनकी जो डीजनरेसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिया है कि विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। यूनिट्स का ध्यान रखना। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिटेड बाय ट्रांसमीटर, विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1368 किलो हर्ट्ज, तो किलो को हटा के 10⁻³ हो गया। फिर हमें वेवलेंथ पूछा है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। लाइट की वेलोसिटी सी, लाइट की वेलोसिटी होती है वो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसके अलावा आपको ये 1368 × 10⁻³ हर्ट्ज बोल दो या सेकेंड इन्वर्स बोल दो, एक ही बात है। तो आपने लैम्डा कैलकुलेट किया तो वो लैम्डा कितना आया, 219.3 मीटर। इसका मतलब ये 219.3 जो है वो कौन सी रेंज से कनेक्टेड है, रेडियो वेव रेंज से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब जो स्टेशन के ऊपर जो वेव्स आ रही है, ये जो रेज आ रही है वो कौन सी है, रेडियो वेव्स है। बस इसी तरीके से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूला के ऊपर ही मिलेंगे कि वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तो ये 2-3 फार्मूला आपने पढ़ रखे हैं, उसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद देखो आगे हम बात करते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स जो है एक ही सब शेल के, उनकी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, टॉप से बॉटम जा रहे हैं ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो क्या हो रहा है, सबके ऑर्बिटल्स कौन से हैं, 2s ऑर्बिटल्स ही है, लेकिन इनकी एनर्जी क्या होती जा रही है, कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पे। अब देखो आपका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में यहाँ से, इन रूल्स के ऊपर से। रूल्स ऑफ फिलिंग अप इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स, कि ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग ऑर्बिटल्स में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑफ फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, जिनमें पूरा फिल होता है, जैसे हमें पता है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं और एफ में 14 आ सकते हैं, क्योंकि इनमें ऑर्बिटल कितने होते हैं, 1 होता है, 3 होते हैं, 5 होते हैं और 7 होते हैं। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 में 6, 5 में 10 और 7 में 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, क्रॉड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स जो है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर में प्रेजेंट होते हैं, क्वांटम नंबर वाले शेल में प्रेजेंट होते हैं, या ये बोल दो सबसे लास्ट वाले शेल में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो अंदर वाले फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम क्रॉड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और जो सबसे बाहर वाले में है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स या फिर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को पता लगा सकते हैं, जो उसके केमिकल बिहेवियर के बारे में हमें बताती है, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में हमें बताती है। तो किसी भी एटम की रिएक्टिविटी, केमिकल बिहेवियर जानना है तो हम कैसे जान सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं वो बेस्ड है ऑफबो प्रिंसिपल पे। ठीक है, ऑफबो जो है वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, मतलब बनाना। अगर ग्राउंड स्टेट में कोई भी एटम जो है उसकी ग्राउंड स्टेट में अलग अलग ऑर्बिटल्स हम फिल करते हैं, तो वो फिल करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी हम पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी कम है और उसके बाद में फिल करेंगे जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। जैसे हमने क्या किया, ऑफबो प्रिंसिपल को देखने के लिए पहले 1s के इलेक्ट्रॉन लिख लिए, मतलब 1s वाले लिख लिए, 1s 2s ऐसे s वाले लिख लिए। ठीक है, 7s तक लिख लिए, फिर उसके बाद 7s लिख लो, 8s लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद p वाला कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 2p से, तो 2p 3p 4p ऐसे लिख दिया 7p तक। फिर इसके बाद 3d वाले लिख दिए, 3 से स्टार्ट होते हैं, और फिर 4f और ये 5f लिख दिए। देखो हम इस तरीके से लिख रहे हैं, 1s 2s 3s 4s 5s इस तरीके से, फिर 2p 3p इस तरीके से, 4p, फिर हम लिखेंगे 3d। ठीक है, इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन्स को लिखना है। अब ऐसे लिखने के बाद देखना 1s 2s 3s 4s 5s 6s ऐसे लिख लिया हमने, फिर 2p 3p 4p 5p ऐसे लिख लिया, फिर 3d 4d, फिर ये 4f आ गया, मतलब आगे और भी लिख लेना। अब हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, आपको ऐसे एरो बनाने, ये 1s पे गया, फिर 2s पे गया, फिर 2p, फिर 3s, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ऐसे एरो बनाते जाओ यूँ क्रॉस में। ठीक है, यूँ, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, फिर 1s के बाद 2s में, फिर 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d 4p 5s 4d 5p 6s, फिर 4f। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे मैंने यहाँ बना भी रखा है, पहले 1s में, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p 3p, यानी इस तरीके से चलेंगे हम। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, जब तक s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाते, हम तब तक कहाँ नहीं जाएंगे, 2s में नहीं जाएंगे। फिर इस 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हम 2p में जाएंगे, फिर p में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो फिर 3s में जाएंगे, फिर इसमें 2 हो गए तो हम 3p में, मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन जब तक फिल नहीं हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, आगे वाले ऑर्बिटल पे मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑफबो प्रिंसिपल के बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हालांकि हमें कई जगह एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं, हमने जो एक्सेप्शन थे वो हमने पढ़ लिए थे 3rd चैप्टर के अंदर। तो अब देखो ये ऑफबो प्रिंसिपल जो है इसके अंदर और कई सारे प्रिंसिपल इंक्लूड है। जैसे फर्स्ट आता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी एटम के लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई भी एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती है, ये बोलता है। जैसे मैं बात करूं
कि कोई दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने चार क्वांटम नंबर पढ़ा है, एक तो n पढ़ा है, l पढ़ा है, m पढ़ा है और s पढ़ा है। तो ये बोलता है कि दो इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी इन चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। मैक्सिमम तीन सेम हो सकती है, n l m, लेकिन एक जो s वाली है वो हमेशा और हमेशा अलग ही होगी। ठीक है, या फिर ये बोलता है कि तीन सेम हो सकती है लेकिन एक तो डिफरेंट होगी। दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और वो भी उनका स्पिन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये p है, इसमें तीन ऑर्बिटल है ये, तो जब हम एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो इनका जो स्पिन है वो हमेशा क्या रहेगा, ऑपोजिट रहेगा। और अगर हम अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो उनका स्पिन क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। तो दो स्टेटमेंट है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, और दूसरा क्या बोलता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी ऑपोजिट स्पिन वाले। जैसे अब इसने अपने जो स्टेटमेंट दिया है उसको प्रूव किया है कि 2p2 का मतलब एक तो px, एक pz और एक py। ठीक है, px हो गया, ये pz हो गया, ये py हो गया। दो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया। अब इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि हमारा आगे नंबर जो लिखा हुआ है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो ये 2 हो गया। और इस pz वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 2 ही होगी। अब हमने पढ़ा था कि px के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसके p जो है ऑर्बिटल, उसके लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी p में ही है तो इसके लिए भी 1 हो गई। लेकिन m के लिए px की वैल्यू कितनी होती है, +-1 होती है, तो +-1। लेकिन याद हो तो pz के लिए कितनी होती है, 0 होती है। और जब स्पिन क्वांटम नंबर में s जो है, s की हम बात करते हैं, अगर अपवर्ड साइड एरो है तो क्या लिखते हैं, +½ और अगर डाउनवर्ड साइड एरो है तो क्या लिखते हैं, -½ लेकिन इन दोनों के लिए क्या है, एक ही अपवर्ड ही है, तो इसके लिए भी +½ होगा और इसके लिए भी +½ होगा। तो आप क्या देख रहे हो, कितनी क्वांटम नंबर आपको दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम देखने को मिल रही है, एक तो ये वाली, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली, लेकिन एक तो डिफरेंट ही है ना। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, जैसे 2s2 में अब आपको क्या है, s के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो उनका स्पिन ऑपोजिट होगा, तो n तो दोनों के लिए 2 हो जाएगा। s क्या होता है, s के लिए l कितना होता है, 0 होता है, और s के लिए m भी कितना होता है, 0। लेकिन एक अपवर्ड है तो इसके लिए +½ होगा और एक डाउनवर्ड है तो इसके लिए -½ होगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती है दो इलेक्ट्रॉन के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में हो चाहे अलग अलग ऑर्बिटल में हो। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चौथा क्या होगा, अलग अलग ही होगा। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेकंड जो रूल आता है वो आता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड क्या बोलता है, झुंड नहीं बनाना। अब सुनो, झुंड का मतलब क्या हुआ, ग्रुपिंग नहीं करनी है। हुंड जो है वो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर फिल कर रहे हैं, मतलब जिनकी एनर्जी सेम है, उन ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो जैसे ये ऑर्बिटल है हमारे पास, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जब हम सेम एनर्जी लेवल के, यानी एक सबशेल, ये p सबशेल है, इसके अंदर ये 3 ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और फिर उसके बाद अगर हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे p में 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो ये p जो है वो हमारे पास ये है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन बच गया वो वापस इसमें जाएगा। ठीक है, हम ऐसे नहीं फिल कर सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन को कि 2 इसमें डाल दिए और 2 इसमें डाल दिए, ये रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका यही है, मतलब हमें यहाँ झुंड नहीं बनाना है, हमें पहले एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भेजना है, फिर जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो हमें दूसरे ऑर्बिटल में फिर पेयरिंग करवानी है। जैसे ये रहा, p में हमें 3 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, तो ये तरीका होगा।
4 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं तो ये तरीका होगा। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कि ये खाली रह गया और इनमें इलेक्ट्रॉन भेज दिए, तो ये गलत है। ऑपोजिट स्पिन भी नहीं हो सकता। अलग अलग ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्पिन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, और एक ही ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनका स्पिन क्या होता है, ऑपोजिट होता है। फिर हमारे पास थर्ड जो रूल आता है वो आता है n+l रूल। n का मतलब वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l जो है वो क्या हो जाएगा, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर। अब देखो n+l रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है कि जब हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में एंटर करता है जिसके लिए n+l की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। अगर दो ऑर्बिटल्स जिनके लिए n+l की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस ऑर्बिटल में एंटर करेगा जिसके लिए n की वैल्यू क्या है, लो है, कम है। जैसे हम बात करते हैं हमारे पास 1s 2s 3s है, तो हम इलेक्ट्रॉन पहले किस में भेजे, तो इसके लिए n लिख लो और l लिख लो। n कितना है 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3, दिख रहा है जो आगे नंबर लिखा हुआ है। फिर s के लिए l कितना होता है, 0 होता है। n+l कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 1, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 और इन दोनों को ऐड करोगे तो 3। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जिसके लिए n+l कम है, यानी 1s में, फिर 2s में, फिर 3s में। अब हम बात करते हैं दूसरी, जैसे 3d और 4p है, तो इसके लिए n कितना है 3, इसके लिए कितना है 4, इसके लिए l कितना होता है, d के लिए 2 और p के लिए कितना होता है 1, n+l किया तो ये भी 5, ये भी 5। तो अब हम क्या देखेंगे, इन दोनों के लिए n+l की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जिसके लिए n की वैल्यू कम है उसके लिए उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसके लिए 3 है और इसके लिए 4 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं। जैसे s में फुल फील्ड कितना हो जाएगा 2 और हाफ फील्ड कितना हो जाएगा 1, p में फुल फील्ड 6 और हाफ फील्ड 3, d में फुल फील्ड 10 और हाफ फील्ड 5, और f जो है उसके अंदर फुल फील्ड 14 और हाफ फील्ड 7। तो देखो ऐसा क्या होता है इसके अंदर कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो रीज़न है। पहला रीज़न है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं बात करूँ हाफ फील्ड या फुल फील्ड की, तो हमारे पास p में हाफ फील्ड कितना हो सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन, और फुल फील्ड हमारे पास कितना हो सकता है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हाफ फील्ड हो चाहे फुल फील्ड हो, दोनों ही केस में क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन के सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि हर सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहे हैं, सेम जा रहे हैं, सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। लेकिन डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट जो होते हैं वो कॉन्सिक्वेंटली उनके शील्डिंग को क्या करते जाते हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्मॉल करते जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अट्रैक्शन फील करते हैं। देखो मैं यहाँ पे सीधी सिंपल एक बात बोलूँ तो वो ये बात है कि चाहे हाफ फील्ड है चाहे फुल फील्ड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी प्रॉपर शील्डिंग होती है, और इस प्रॉपर शील्डिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इस अट्रैक्शन फोर्स के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब आप देखो कहीं पे पार्शियली फील्ड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, इसमें तो एक एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये तो खाली है। तो यहाँ पे क्या हो गई, अनसिमेट्रिकल जो नेचर है, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से शील्डिंग भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे जो है फुल फील्ड और हाफ फील्ड में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से प्रॉपर शील्डिंग होती है। दूसरा रीज़न क्या है, हाई एनर्जी एक्सचेंज। हाई एनर्जी एक्सचेंज कैसे होता है, जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 ऑर्बिटल्स है और सब हाफ फील्ड है मान लो, या फुल फील्ड है, कुछ भी मान लो, दोनों का सेम ही होगा। अब हम एक्सचेंज एनर्जी की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन कितने से एक्सचेंज हो सकता है, 1 2 3 और 4 अपने आगे वाले से एक्सचेंज हो सकता है। फिर ये वाला 1
2 3 से एक्सचेंज हो सकता है, फिर ये थर्ड वाला 1 2 से एक्सचेंज हो सकता है, और फोर्थ वाला 1 से एक्सचेंज हो सकता है। मतलब 4 एक्सचेंज यहाँ पे हो गए, 3 एक्सचेंज यहाँ पे हो गए, 2 एक्सचेंज यहाँ पे हो गए और 1 एक्सचेंज यहाँ पे हो गया। 4 3 7 और 2 9 और 1, यानी टोटल कितने एक्सचेंज हो रहे हैं? 10 एक्सचेंज हो रहे हैं। इस 10 एक्सचेंजेस की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू होती है वो यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम होती है। आप कोई और कॉन्फ़िगरेशन ले लो, क्या लेते हैं? जैसे मैं ये लेती हूँ 1 2 3, तो मैंने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए, मान लो ये पार्शियली फिल्ड है। अब ये कितने से एक्सचेंज कर सकता है? 1 और 2 से। और ये कितने से एक्सचेंज कर सकता है? 1 से। कितने एक्सचेंज हो रहे हैं? 3 एक्सचेंज ही हो रहे हैं। तो जब आपका हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस मैक्सिमम होते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हो, एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनको क्या मिलती है? हाफ फील्ड और फुल फील्ड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। अब देखो और रीज़न क्या है इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का। सबसे पहला तो रीज़न क्या है? स्मॉल शील्डिंग होती है, क्योंकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना तो शील्डिंग क्या नहीं हो पाती? अच्छे से नहीं हो पाती। शील्डिंग कंपैरेटिवली क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि शील्डिंग कम होगी तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। दूसरा, जो रिपल्शन एनर्जी है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तीसरा, एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये रीज़न है, इनकी वजह से फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। अब मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं जो आपने पहले से पढ़ लिए थे, ठीक है। जैसे मैं एक एक्सेप्शन बता देती हूँ, क्रोमियम वाला क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d होना क्या चाहिए था आपका? 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जा रहा है? 4s में। 4s2, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए था? 3d4। कॉन्फ़िगरेशन तो आपका ये होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? एक यहाँ चला जाता है, तो ये 3d तो क्या हो जाता है? 5, और 4s क्या हो जाता है? 1। ऐसा क्यों हुआ? 3d 5 होते ही d में क्या हो गए? हाफ फील्ड हो गए, और 4s भी क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गया। यहाँ पे d क्या था? पार्शियली फील्ड था, तो ये हाफ फील्ड वाला क्या हो गया? ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन s से कहाँ चला जाता है? d के अंदर चला जाता है। तो ऐसे ही मैंने आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बताए थे, जैसे क्रोमियम का और कॉपर का, उसमें क्या है? एक्सेप्शन है, और भी हमने एक्सेप्शंस पढ़े थे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। बहुत बार पढ़ चुके हो कि 92 यूरेनियम के बाद में जितने भी एलिमेंट्स, ये 92 यूरेनियम है, 92 यूरेनियम, एटॉमिक नंबर यूरेनियम का 92 है, तो यूरेनियम के बाद में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम ट्रांस यूरेनिक या पैरा यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम केमिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेटेलिक नॉन मेटेलिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी बता सकते हैं। अब देखो, मैंने आपके बुक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, वो आपको बताए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और इनके जैसे ही दूसरे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। मैंने एग्जाम्पल्स भी करवा दिए हैं, तो सारे क्वेश्चन जो है इनके सिमिलर ही हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। कि आपको 1 ग्राम जो है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। तो अब हमने ये बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनका वेट कितना है, या आपने ये बोला, मैं इसको उल्टा करके बोल दूं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो मैं ये बोल सकती हूँ ना, इतने मास वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है, ठीक है। तो इतने केजी मास वाले इलेक्ट्रॉन 1 है, तो दूसरा क्या टर्म है कि 1 ग्राम, हमें तो 1 ग्राम वाला निकालना है कि 1 ग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इतने केजी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 है, तो 1 ग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1 ग्राम के अंदर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। पहले 1 ग्राम को केजी में चेंज कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻³ kg, माइनस है यहाँ, ठीक है ना, 1 इंटू 10⁻³ kg।
तो आपने देखा 9.1 इंटू 10⁻³ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो इतने केजी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1/9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ऐसे ही निकालते आए हो हमेशा, मैथ्स में करते हो ना। 5 रुपए की एक टॉफ़ी आती है तो 10 रुपए की कितनी टॉफ़ी आएगी, तो 5 रुपए में जो टॉफ़ी आती है वो 1 है, तो 10 में कितनी टॉफ़ी आ जाएगी, तो 1/5 इंटू 10। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि इतने में इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो इतने में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो क्या कर दोगे 1/9.1 इंटू 10⁻³ और साथ में क्या लिख दोगे आप मल्टीप्लाई में इंटू 10⁻³ ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास एंड द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का आपको मास और चार्ज निकालना है। तो हमें मास एक इलेक्ट्रॉन का पता है कितना होता है 9.1। अब 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, तो 6.02 इंटू 10⁻23। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका हमें पता है कितना आ रहा है 9.1 इंटू 10⁻31 ये हमारे एक इलेक्ट्रॉन। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन का पता है 9.1 और 1 मोल का निकालना है, तो उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। और ऐसे ही हमें चार्ज निकालना है एक इलेक्ट्रॉन का, तो कितना होगा 1.6 है, और चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है, तो हमें 1 मोल का निकालना है, तो उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इथेन। 1 मोल इथेन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले आप CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 तो कार्बन के हो गए और 4 हाइड्रोजन के हो गए, तो 10 हो गए, ठीक है। और 1 मोल जो होता है उसके अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, तो 10 के अंदर कितने हो जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 mg ऑफ कार्बन 14। इसने बोला है कि न्यूट्रॉन का मास आपको इतना अज्यूम करना है, आपको इसके अंदर नंबर और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। तो आप देखो सेकंड क्वेश्चन कि कार्बन नंबर ऑफ एटम्स इन C14 इन 1 मोल, 1 मोल के अंदर कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो जाएंगे। तो एक एटम जो है वो कितने कंटेन करेगा न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स का नंबर हम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर जो है उसको माइनस कर देते हैं मास नंबर में से। मास नंबर हमारा 14 है और एटॉमिक नंबर हमारा क्या है 6, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 8 न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 14 ग्राम, आपको कितने ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, 14 ग्राम दिया हुआ है क्या, लेट मी चेक। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये बोल रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम। देखो 14 ग्राम तो कहाँ से आया, कार्बन 14 का जो वेट है वहाँ से आया। तो 14 ग्राम के अंदर तो हमारे कितने हो गए 6.022 इंटू 10⁻23 इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और 8 एक के अंदर प्रेजेंट है, तो इतने ग्राम के अंदर कितने हो जाएंगे, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बोल रहा है कि 7 मिलीग्राम के अंदर कितने हो जाएंगे, तो 7 मिलीग्राम जो है आपने यहाँ पे देखा कि 14 मिलीग्राम जो है उसके अंदर हमारे पास कितने आते हैं, 14 ग्राम जो है उसके अंदर हमारे पास कितने आते हैं Na/8 इतने आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 7 के लिए निकालना है, 7 मिलीग्राम के लिए निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा Na/8 अपोन में कितना लिख दोगे 14, मिली में चेंज करना है तो 100 हो जाएगा, ये 1400 मिलीग्राम हो गया मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इतना आपने निकाल लिया, फिर ये बोल रहा है कि मास निकालना है। तो एक का मास इतना है, तो इतने का मास कितना हो जाएगा, इसके साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी टाइप का है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है बस, और कुछ नहीं है। टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स पूछे थे, यहाँ पे प्रोटॉन्स पूछे थे, बस और कोई फ़र्क नहीं है। तो आपको सेम वो ही करना है, पहले आप प्रोटॉन्स का नंबर निकाल लो, प्रोटॉन्स कितने होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नाइट्रोजन में 14 हो गए और हाइड्रोजन में जो हमारा हाइड्रोजन है उसके 3 हो गए, तो टोटल वेट तो हमारा कितना हो गया 17 ग्राम हो गया।
और 17 ग्राम का मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, एवोगैड्रो के इक्वल हो गए। अब हम प्रोटॉन्स की बात करें, कितने होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन में 7 है और हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो गए, तो 10 हो गए। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो हमारा यहाँ पे क्या निकल गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। ठीक है, फिर हमें पूछा है कि 17 ग्राम में कितने होते हैं, तो 17 ग्राम में प्रोटॉन्स कितने आए हमारे, इतने आ रहे हैं। तो 34 ग्राम में कितने आएंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो, बस सेम क्वेश्चन है। और ये निकालने के बाद आपको वेट पूछा है, तो वेट कैसे निकाल लोगे, इसको क्या कर दोगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये एवोगैड्रो नंबर से हमने मल्टीप्लाई मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, मास निकालना है तो इलेक्ट्रॉन के जो प्रोटॉन का मास है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर ये बोल रहा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसी एटम में टेम्परेचर और प्रेशर से इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो इसका मतलब इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो अनचेंज्ड होती है जब हम प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन आपको थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। कैसे निकालोगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर। प्रोटॉन्स का नंबर तो उतना हो जाएगा जितना उसका एटॉमिक नंबर है, और न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे निकाल लोगे आप, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके। ठीक है, हम जो ऊपर लिखते हैं वो जैसे हमने लिखा 12 Mg24, तो ये तो क्या है, मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर, तो इसके बराबर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो जाएंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि आपको ये सिंबल दिया हुआ है, राइट सिंबल लिखना है आपको, एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन है। तो 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। ठीक है, फिर 92 किसका होता है, यूरेनियम का होता है, और 4 किसका होता है, बेरिलियम का होता है। तो लिख सकते हो। क्वेश्चन है कि येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प हैज़ अ वेवलेंथ इतना, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, और 1 अपॉन लैम्डा जो होता है वो हमारा क्या होता है, वेव नंबर होता है। तो आपको न्यू भी पता है, आपको वेवलेंथ पता है, सी आपको पता है, तो यहाँ से न्यू निकल जाएगा। इसका रिवर्स कर दोगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, वेव नंबर निकल जाएगा। वेव लेंथ का रिवर्स कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, वेव नंबर निकल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है आपके पास कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल 4 to 2 से जा रहा है। तो आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है, E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर 4 से सेकंड में जा रहा है। तो इनिशियल तो क्या हो गया, 4 हो गया, और फाइनल क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ से हमने क्या निकाल ली, एनर्जी निकाल ली। फिर हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, H न्यू, और न्यू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। लैम्डा हमें निकालना है, तो इस लैम्डा को तो यहाँ ले जाओ और E को नीचे रख दो। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू पता है, एनर्जी हमने निकाल ली, सारी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको ये जो क्वांटम नंबर है इनके लिए ऑर्बिटल्स निकालते हैं, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं। एन की वैल्यू आपको एक बार तो 1 और एक बार 0 गिवन, एल की 0 गिवन है। तो 1 और एल की 0 किसके लिए होती है, एस के लिए। जब 3 और 1 है तो ये 3 और 1 किसके लिए होती है, पी के लिए। 4 है और 2 किसके लिए होती है, डी के लिए। 4 और 3, 4 तो हो गई, और 3 किसके लिए होती है, एफ के लिए। 0 1 2 3 एस पी डी एफ, ये पड़ी है एल की वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट, मतलब इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो कैसे बताओगे, सबसे पहले n की वैल्यू 0 है, तो n की तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, लेकिन l की वैल्यू हमेशा n से क्या होगी, कम होगी। l क्या होता है, n-1 होता है। तो देखो, और जो आपका p है, s है, उसकी वैल्यू 2 ही हो सकती है, +½ और -½ हो सकती है। और l जो है उसके बेसिस पर m की वैल्यू क्या होगी हमारी, जो एल है उसके बेसिस पर एम की वैल्यू होगी हमारी, जैसे 0 है
तो 0 होगी, 1 है तो -1 + 1 और 0 होगी, 2 है तो -l से लेके 0 + l तक यही वैल्यू होती है। तो फर्स्ट सेट जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। सेकंड जो सेट है वो पॉसिबल हो सकता है, 1 है, 1 से कम l है, l की 0 है तो m की 0 हो सकती है और इसकी ±½ कुछ भी हो सकती है। फिर थर्ड वाला सेट जो है, जो सेट है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू हमेशा n से कम होगी। तो l की वैल्यू, n की वैल्यू जब हमारी 1 है तो l क्या होगा, n-1, यानी 1 - 1 यानी 0 होगा, कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो फोर्थ सेट है आपका वो पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे है, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कम हो गई, l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है और +1 हो सकती है। तो 1 0 दी हुई है तो ये पॉसिबल है। और s की वैल्यू ms लिखा हुआ है, एक ही बात है, s की वैल्यू क्या हो सकती है, ±½ कुछ भी हो सकती है। फोर्थ जब ई वाला सेट है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है, एक हमेशा कम होगी। फिर उसके बाद आपका जो फोर्थ वाला सेट है वो पॉसिबल है, ये 3 है तो ये 1 हो सकता है, मतलब n-1 तक की वैल्यू होगी तो ये 3 है तो ये क्या हो सकता है, आपका ये 2 तक की वैल्यू इसमें पॉसिबल है, ठीक है ना, 0 1 और 2 तक की वैल्यू पॉसिबल है। और फिर उसके बाद l1 है तो m जो है वो 0 हो सकता है, 0 -1 +1, और m जो है वो s जो है वो क्या हो सकता है, -½ भी हो सकता है और +½ भी हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। अब आप बाकी क्वेश्चंस सारे करना, एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल्स, और खुद से प्रैक्टिस करना उन क्वेश्चंस को करने की। मैंने आपको सिमिलर काइंड के आगे जो क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है। थैंक यू।